हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक साथी हैं बिहार पुलिस बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, उन सबों के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए दोस्तों मैं आज एडुटेरिया का नया सेट लेकर आ रहा हूं दोस्तों। आज ये एडुटेरिया का मेरा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट था, शिक्षक वगैरह का रिक्वेस्ट था दोस्तों, ये सर करवा दीजिए, एडुटेरिया करवा दीजिए। और मेरा भी दोस्तों अगर पूछिएगा तो रणजीत सिंह सर के बाद सबसे फेवरेट जो है एडुटेरिया ही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि दोस्तों जो आदमी खुद सक्सेस होता है जिस क्षेत्र में, उसका एक अलग ही बात होता है दोस्तों। खुद ये बीपीएससी में ऑफिसर बने हुए दोस्तों सर प्रवीण कुमार जो है एडुटोरिया में दोस्तों, आप देखिएगा तो उनका 30 मिलियन लगभग 3 मिलियन लगभग 30 लाख के करीब सब्सक्राइबर है दोस्तों, और लगभग 8-10 साल से दोस्तों इसी लाइन में जुड़े हैं। तो इनका अनुभव आपको बहुत ही काम देगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट बनाइए दोस्तों। मैं 100% कहता हूँ रणजीत सिंह सर का और प्रवीण सर का अगर आप प्रैक्टिस बुक करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। बाकी मार्केट में तो दोस्तों भाजी है, ये दो मेन काजी तो यही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। अगर दोस्तों अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आते हैं दोस्तों आज के सेट के पहले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है दोस्तों। तो मानव जो है दोस्तों धरती पे आया तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों? तो आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था दोस्तों, भैंसी चराना, गाय चराना, जो उस समय जो पशु भेड़ वगैरह थे दोस्तों, कुत्ता चराना, ये सब दोस्तों मतलब क्या था, पशुपालन का मतलब आर्यों का मुख्य पेशा था दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आर्य समाज में सबसे ज़्यादा पवित्र कौन जानवर था, तो दोस्तों गाय थी। तो गाय को माता का संज्ञा दिया गया दोस्तों, ये आर्य समाज से ही हमारे समाज में आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हालांकि किसके दिमाग देने से ये राजा बने थे दोस्तों? तो कौटिल्य के दिमाग देने से दोस्तों, घनानंद को हराए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। घनानंद को हरा के दोस्तों उन्होंने नंद वंश का शासन खत्म किया मगध पे और मौर्य वंश का नींव डाला था। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है वो है प्राकृत है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का जो नेपोलियन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। क्या? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जब उनका शासन था तो वो जो सिक्का चलवाया था उस पर दोस्तों बीना बजाते हुए दोस्तों चित्र दिखाया गया समुद्रगुप्त का। इससे ये प्रमाण होता है दोस्तों, प्रमाणित होता है कि वह संगीत का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना जो है दोस्तों भास्कर द्वितीय ने की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है, आयरन एंड ब्लड की नीति जो है दोस्तों किसने लाया था दोस्तों? किसने लाया था? तो बलबन ने लाया था, ठीक है दोस्तों। बलबन जो है गुलाम वंश का एक शासक था दोस्तों, ध्यान रखिए। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस मुद्रा को चलाने का निर्णय लिया गया था? तो था दोस्तों तांबा। क्या था दोस्तों? तांबा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फरीद को शेर खान का खिताब किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? तो दिया था बहार खान लोहानी ने दोस्तों। किस लिए दिया था? क्योंकि शेर खान बचपन में दोस्तों, बचपन क्या मतलब किशोरावस्था की उम्र में एक ही बार में तलवार से शेर को काट दिया था। इसीलिए दोस्तों बहार खान लोहानी जो है दोस्तों उससे इम्प्रेस होकर दोस्तों, प्रभावित होकर उसका नाम जो है क्या रख दिया? शेर खान, ध्यान रखिएगा। यही आगे चल के शेर शाह सूरी के नाम से फेमस हुआ और हुमायूं को धूल चटाया था मैदान में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुसलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ पे की थी दोस्तों? तो मुसलीपट्टनम में। कहाँ पे की थी? तो मुसलीपट्टनम में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें,
कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग हमारा मदद कीजिए, हम आपके मदद के लिए हर एक कदम पे तैयार है दोस्तों, जब तक कि आपका एग्ज़ाम का लास्ट डेट ख़त्म नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था दोस्तों? तो वो कौन था दोस्तों? तो बाजिद अली साहब थे। कौन थे? बाजिद अली पे क्या हुआ था दोस्तों? उस पर आरोप लगा दिया कि ये जो है शासन नहीं, सुशासन बाबू नहीं, कुशासन बाबू है। ठीक है दोस्तों, और उस पर आरोप लगाकर क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नियम के तहत दोस्तों उसको क्या किया था? अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नियम लाया था, उसके तहत अगर किसी राजा के पास अपना बेटा नहीं है और वो सही से शासन नहीं कर पा रहा, तो दोनों स्थिति में वो क्या करता था? वैसे राज्य के राजबाड़ा को अपनी ब्रिटिश सरकार में मिला लेता था। तो ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 12 पे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे दोस्तों। कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे दोस्तों रीड एंड मुनरो थे दोस्तों। ध्यान कैसे रखना है इसको? तो र से रैयतवाड़ी और र से रीड, र से रैयतवाड़ी, र से रीड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होइएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रीड एवं मुनरो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। 10 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो मेरठ से हुआ था। ठीक है दोस्तों, काहे हुआ कि चूहे गाय के चर्बी वाले करतूस दिया गया था मुंह से खींचने का, जिससे मुगल पांडे जो है बहुत आक्रोशित हो गया और वो वहीं से दोस्तों 1857 का विद्रोह का बिगुल बच गया था। बात है क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। चंपारण जो सत्याग्रह है दोस्तों, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ चंपारण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। किस विवाद के कारण? तो तीनकठिया विवाद के कारण। कौन बुलाए थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल जो है दोस्तों महात्मा गांधी को बुलाए थे कि आइए सरकार हमारा समस्या सुलझा दीजिए। और विवाद था कि दोस्तों कि 3/20 जो है दोस्तों भूमि पर नील की खेती करना पड़ता था। मतलब आप 20 कट्ठा अगर जमीन आपका खेती कीजिएगा तो 3 कट्ठा पे जरूरी आपको नील की खेती करना पड़ता था, इसलिए दोस्तों यह विद्रोह या सत्याग्रह हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, ध्यान रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों MG रानाडे साहब थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था दोस्तों? तो चौड़ा चौड़ी कांड जो है दोस्तों 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? और ये कांड कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर जिले में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? गोरखपुर जिले में हुआ था दोस्तों। क्या किया गया था दोस्तों कि एक चौकी के 22 पुलिसकर्मी को मार दिया दोस्तों, ठीक है। इसी घटना से दोस्तों क्या कहते हैं दुखियों पर गांधी जी असहयोग आंदोलन को दोस्तों 20 में जो स्टार्ट हुआ था 22 में वापस ले लिए थे, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय कौन थे वायसराय, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन के समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था, ध्यान रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अब बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी, किसने दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था? बंगाल में ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अपने पुस्तक पत्रिका जो वो निकाला था दोस्तों संजीवनी पत्रिका में सुझाव दिया कि आप लोग जो है दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या कीजिए, स्वदेशी चीज़ का उपयोग कीजिए और उसके ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार कीजिए दोस्तों। बहुत संकोच के बाद हालांकि सतीश चंद्र मुखर्जी इसको अपना लिए थे बाद में, ठीक है। तो पहला जो है वो कृष्ण कुमार मित्र ने ही दिया था सुझाव, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो 1906 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था दोस्तों? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था दोस्तों? तो ये किए थे दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर साहब थे दोस्तों, इन्होंने मित्र मेला को शुरू किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों? तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी में दोस्तों गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज्य का नारा दिया था। बात है क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारत का जिस समय विभाजन हुआ था दोस्तों उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी साहब थे। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी साहब थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? इसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस ने किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। बात है क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था दोस्तों? कहाँ रखा गया था बताइए? तो गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में ले जाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत में दोस्तों 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दोस्तों गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में रख दिया गया। बात में क्वेश्चन नंबर 27 पे। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था दोस्तों? तो किसे चुना गया था दोस्तों? तो ये थे विनोबा भावे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आजकल जो है दोस्तों दूसरा सत्याग्रही और तीसरे सत्याग्रही के बारे में भी पूछा जाता है। तो दूसरा सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा जो थे ब्रह्मदत्त थे, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1940 ईस्वी में किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था दोस्तों? तो सांप्रदायिक अधिनियम किसने घोषित किया था दोस्तों? तो इसको घोषित करने वाला कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड था जो दोस्तों वो क्या किया था दोस्तों? वो सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी दोस्तों? तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी दोस्तों किसने किया था दोस्तों? तो एमएल नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू, मतलब नेहरू जी के पिता जो थे एमएल नेहरू जो है दोस्तों उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? बताइए किसे चुना गया था? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी जी को दोस्तों 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों? तो यहूदी वायसराय जो एकमात्र थे कौन थे दोस्तों? तो बताइए। तो वो थे लॉर्ड रीडिंग थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे दोस्तों। इन्हीं के शासन काल में दोस्तों क्या हुआ था? काकोरी कांड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना जो 1923 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 22 में काकोरी कांड हुआ था दोस्तों। चौरा चौड़ी दोस्तों चौरा चौड़ी घटना कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था जो वाला, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। बात है क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो बताइए कहाँ किया गया था? तो इंदौर में किया गया था। इंदौर जो है दोस्तों बहुत ही स्वच्छ शहर है, ध्यान रखिएगा। बार बार जो है दोस्तों स्वच्छता के क्या कहते हैं पैमाने में इसको नंबर 1 पोजीशन मिलते आ रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया दोस्तों। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया दोस्तों। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों सोया हुआ प्रदेश भी कहा जाता है और मामा भी यहीं के दोस्तों शिवराज मामा, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। द लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? द लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मिशेल ओबामा है दोस्तों। मिशेल ओबामा किसकी पत्नी है? तो बराक ओबामा की पत्नी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वसीम अकरम के पुस्तक का नाम है दोस्तों सुल्तान ए मेमोयर, ठीक है, सुल्तान ए मेमोयर। दोस्तों वसीम अकरम जो थे वह पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, बहुत ही अच्छा बॉलर थे और स्विंग का सुल्तान बोला जाता था दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। जेफरी आर्चर जो है दोस्तों नेक्स्ट इन लाइन इनका जो है ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 36 पे। शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया दोस्तों? तो किसके लिए है? तो यह टेबल टेनिस के लिए दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको देखा जाए तो ओवरऑल जो है सेट
मार्केट में एडुटेरिया और रंजीत सिंह सर से बढ़िया कोई नहीं, क्योंकि देखिए इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर और स्टैटिक का एकदम बढ़िया एकदम सम्मेलन किया गया दोस्तों। तो आपको सबसे पहले बनाना दोस्तों ये 2 सेट पे फोकस करना है। और जो आप रही बात दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की, तो जैसे ही मैं मुश्किल से 7 से 8 दिन के अंदर में दोस्तों क्या कहते हैं एडुटेरिया और सर रंजीत सिंह के द्वारा जो बनाया गया है सेट को ख़त्म करूँगा, और उसके बाद दोनों का मिला के कंबाइंड जो है मैथ्स और रीजनिंग का दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलाऊँगा। और 10 दिन के अंदर में दोस्तों आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद 2, 4, 5 दिन दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर का भी प्रैक्टिस सेट चला दूँगा दोस्तों। किसी तरह का समस्या की जाए, और उसमें भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, समास पढ़ना है कि नहीं, विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है क्या उल्टा पढ़ना है, क्या कहते हैं एक शब्द के लिए अनेक शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची क्या क्या पढ़ना है, संधि विच्छेद, जो भी होगा दोस्तों सार्थक निरर्थक हर चीज़ के बारे में डिटेल में बता दूंगा। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं दोस्तों, और आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार हमारा प्यार, तो सब एक दूसरे से प्यार से ज़िंदगी जिए दोस्तों। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है दोस्तों? तो किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को थोड़ा गौर से दिमाग में बैठा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी दोस्तों जाए, ठीक है, तो उनका निगेटिव कुछ भी हो वो अलग बात है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी करते हैं दोस्तों, तो उसका वो जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश के वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप खाली प्रधानमंत्री को फॉलो कीजिएगा ना दोस्तों, तो आपका लगभग करेंट अफेयर केवल 20% उसी से बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो है कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जो है डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करने गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो किस में किया गया था बताइए दोस्तों? तो ये जो है अभ्यास जो है कहते हैं दोस्तों उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड में किया गया था दोस्तों। और ये जो डस्टलिक अभ्यास जो है ये तो जगह पूछ दिया गया है, लेकिन बराबर जो है 90% केस में दोस्तों पूछा जाता है कि किस देश और किस देश के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक दे दिएगा, कभी कभी पूछेगा कि डस्टलिक जो अभ्यास हुआ 2023 का किस किस देश के बीच में होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 39 पे। मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? तो ये शुरू की गई है दोस्तों, कहाँ पे शुरू की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू की गई है दोस्तों। इस नियम ये क्या कहते हैं, इस योजना के तहत दोस्तों 600 वर्ग फुट आवासीय भूखंड दिए जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो वह है दोस्तों शिव शंकरी। कौन है दोस्तों? शिव शंकरी को दोस्तों मार्च 2023 में दोस्तों सम्मानित किया गया दोस्तों। किससे? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये तमिल लेखिका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उसके कृति जो है सूर्यवंशम जो है आत्मकथा के लिए दोस्तों, आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है दोस्तों? तो वह है दोस्तों ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन फ्रेंड के नाम से जो दोस्तों स्पेशली जो तुर्की में भूकंप आया था और सीरिया में, उसके लिए सहायता के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन चलवाया था दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो पहला बताइए कौन है निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम बताइए कौन है दोस्तों? तो भारत का जो पहला निजी रूप से मतलब प्राइवेट रूप से विकसित जो है दोस्तों रॉकेट जो है विक्रम एस है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा बनाया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे। कहता कि आइसो हेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं दोस्तों? तो किनको जोड़ने वाली रेखाएं दोस्तों बताइए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये साइंस का अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये है जो दोस्तों समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को दोस्तों आइसो हेलाइन बोला जाता है। समान दाब आप समझ सकते हैं, उसको आइसो बार अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है। समान वर्षा हो गया, आइसो हाइट हो गया। समान ताप हो गया दोस्तों, आइसो थर्म बोला जाता है। समान टेम्परेचर वाले स्थान को अगर पॉइंट से मिला दिया जाए, लाइन से मिला दिया जाए तो हो जाएगा समान ताप वाला लाइन हो जाएगा। और समान वर्षा
मतलब समान जहाँ जहाँ जितना इक्वल रेन होता है तो उसको मिलाने वाली रेखाएं समान वर्षा कहलाती है। उसी तरह से दाब में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं दोस्तों। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल तथा बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फोर्बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों जिसको हम अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन को मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे आप मंगल के बाद क्या होता है, दिन क्या होता है, मंगल के बाद बुध होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, मंगल के बाद बुध को याद नहीं रखिए, वैसे दोस्तों हिंदू धर्म में बुध का कोई योगदान है नहीं विशेष। तो मंगल के बाद आप क्षुद्र ग्रह याद रखिए, उसके बाद बृहस्पति याद रखिए, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा, मंगल के बाद क्षुद्र और क्षुद्र के बाद बृहस्पति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 45 पे। फेडरेशन कप का संबंध है दोस्तों, फेडरेशन कप का संबंध किससे है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा किससे है, तो फुटबॉल से दोस्तों, ठीक है। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कहाँ है दोस्तों, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है दोस्तों, बताइए। तो वो है दोस्तों केरल में, और तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है दोस्तों, कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, तो 4 राज्य करता है दोस्तों। कौन कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है भूटान के साथ वो है असम, ध्यान रखिएगा। कितना, लगभग 267 किलोमीटर के रेंज में ये बॉर्डर साझा करता है। बात है क्वेश्चन नंबर 48 पे। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो जलवाष्प दोस्तों 100% ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है दोस्तों, फ्लोरोकार्बन भी है दोस्तों। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है ग्रीन हाउस गैस में, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 उसको बोला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जलवाष्प दोस्तों जो वाटर, जिस मतलब वाटर वेपर को बोल सकते हैं दोस्तों, जो वातावरण में दोस्तों जो ओस वगैरह होता है उसको जलवाष्प बोल सकते हैं, ठीक है वो। उसके बाद दोस्तों आपको नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑस आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में आता है, लेकिन नाइट्रिक दिया गया इसलिए दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑस लगा हो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड हो तो क्या होगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस होगा। अगर नाइट्रिक दिया तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 49 पे। कहता है कि निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो किस शहर को कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, यावाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व हिंदी दिवस जो है दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, भोजन कैसे अपना खाना बनाते हैं, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण बनाते हैं, बिल्कुल सही है। जल लेता है दोस्तों, जमीन से लेता है, जड़ से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से दोस्तों, हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ जड़ से जल लेता है, पत्तियां से क्लोरोफिल का, और सूर्य से दोस्तों वही रोशनी लेता है। तो कुल मिला के तीनों जो है दोस्तों, चारों चीज़ से क्या होता है, भोजन बनाता है पादप। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाता हूँ। जैसे आप जो है ना दोस्तों 90% लड़के क्या होते हैं, 10th तक परपोषी होते हैं। क्या है कि वो अपना खाना नहीं बनाते, अपने माँ उनकी बनाती हैं, तो इसलिए परपोषी। जब अपना खुद तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप स्वपोषी हो जाते हैं, खाना खुद बना के खाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 पे। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, बताइए। अरे बताइए भाई बताइए, क्या होगा 52 का आंसर क्या होगा, बताइए। तो इनमें से किनके द्वारा जो है अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो ये करते हैं कूटपाद के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ गया दोस्तों मिलाना है दोस्तों। जीव दिया गया है, कौन किस चीज़ से सांस लेता है, ठीक है दोस्तों, कौन जो है कौन चीज़ से सांस लेगा, ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य किस चीज़ से सांस लेता है, बताइए, फेफड़ा से लेता है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया दोस्तों, पहले मैं शुरू कर दूँ क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं ना, तो ये जानना जरूरी है। मछली किस चीज़ से सांस लेता है, बताइए। मछली किस चीज़ से सांस लेगा, बताइए बताइए, मछली किस चीज़ से। देखिए दोस्तों आते हैं डिटेल में, इस पर चलते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा समय देते हैं क्योंकि ये इसमें कन्फ्यूजन बार बार होता है दोस्तों। मछली जो है दोस्तों कहाँ से सांस लेता है,
तो गिल्स से लेता है। कहाँ से दोस्तों? गिल्स से मछली सांस लेता है। कहाँ से? गिल्स से। तिलचट्टा दोस्तों जो उड़ते रहता है हमेशा ठंडी के मौसम में, जैसे मौसम थोड़ा ठंडा हुआ ना तो तिलचट्टा उड़ने लगता है घरों, तो वो है दोस्तों कहाँ से सांस लेता है? तो ट्रैकिया से सांस लेता है। कहाँ से? ट्रैकिया से सांस लेता है। मेढक, मेढक जो टर टर करते रहता है बारिश के मौसम में दोस्तों, वो है उसका देखिए खासियत देखिए दोस्तों, वह जो है त्वचा से सांस लेता है, मतलब स्किन से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है मेढक। और लिजर्ड जो है दोस्तों फेफड़ा से सांस लेता है। इंसान जो है दोस्तों फेफड़ा से सांस लेता है, और सांप भी दोस्तों फेफड़ा से सांस लेता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका कोड जो है आगे दिया गया, तो आप मिला लीजिए, इस हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों जो सूची वाला, उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, उस हिसाब से आप मिला लीजिएगा तो आपका आंसर दिख जाएगा बी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है दोस्तों। कैसे होता है दोस्तों? तो विसरण के द्वारा होता है। कैसे होता है? विसरण के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। निम्न में से कौन से कथन असत्य है, मतलब कौन से कथन गलत है? तो दोस्तों पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है दोस्तों, ये जो है दोस्तों गलत है दोस्तों। ठीक है, पश्च मस्तिष्क पीछे का जो ब्रेन होता है दोस्तों 5 पिंडों में बटा होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो अग्र मस्तिष्क होता है हम लोग का, आगे का जो माथा होता है दोस्तों, वो 5 भाग में बटा होता है, ध्यान रखिएगा। पीछे का नहीं, पीछे का नहीं बटा होता है दोस्तों 5 भाग में, ध्यान रखिए। मस्तिष्क का 3 भाग में बांटा गया। आपका जो ब्रेन है दोस्तों उसको 3 भाग में बांटा गया। पहले आगे वाला को अग्र मस्तिष्क, इसको अंग्रेजी में फोरहेड बोलते हैं। पीछे वाला हो गया दोस्तों बैक ब्रेन, ठीक है, और बीच वाला मिडिल हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे ध्यान रखिएगा कि आँखों की मांसपेशियों, आँखों के जो पेशियों का नियंत्रण होता है दोस्तों ब्रेन मिडिल ब्रेन से होता है, ध्यान रखिएगा। आपका जो आँख जो काम करता है उसमें मिडिल ब्रेन का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी चीज़ को देखते हो तो सबसे पहले सिग्नल जो है मिडिल ब्रेन में जाता है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 56 पे। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है दोस्तों, बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये है सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म जो है दोस्तों, सेरिब्रम जो है जो है दोस्तों बुद्धि और चतुराई का केंद्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम जो है दोस्तों अग्र मस्तिष्क का भाग है, फोरहेड का भाग है, जो ध्यान रखिएगा। यहीं से दोस्तों आप बुद्धि और चतुराई आपके दिमाग में आता है ना, किसी को बुड़बक बनाना है, चाहे कि दिमाग लगाना है, इससे अब किसी को डाउन करना है, तो ये सब दोस्तों आपको सबसे पहले किस चीज़ में आता है, किस भेजा में आता है? तो फोरहेड में आता है दोस्तों, सबसे पहले आगे वाला भेजा में आता है कि अब हम दिमाग लगाने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अलैंगिक जनन की विधि है दोस्तों, अलैंगिक जनन की विधि क्या है दोस्तों? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है दोस्तों कि बिना क्या कहते हैं सेक्स प्रोसेस के दोस्तों बच्चों को जन्म देना दोस्तों, चाहे प्रजनन की क्रिया करना, तो ये होता है दोस्तों। तो विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, ये सब जो है दोस्तों अलैंगिक जनन की विधि है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पे। पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में पाए जाते हैं दोस्तों, क्या पाए जाते हैं? पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो परागकण पाए जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे। इसको स्टार मार्क मार लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, क्या होती है दोस्तों? आपके जो आँख के रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बनता है किसी चीज़ का, तो कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, पक्का छपना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60 पे। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कण क्या होता है दोस्तों? तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है तो होते हैं दोस्तों, गतिशील कण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही दोस्तों क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों आपका विद्युत परिपथ में दोस्तों कहाँ से बढ़ता है? तो निगेटिव ध्रुव से, मतलब निगेटिव पोल से लेके पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है, जबकि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके उल्टी दिशा में दोस्तों करंट बहता है दोस्तों, ध्यान रखिए। करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 को दोस्तों। कहता है कि सौर पैनल बनाया जाता है दोस्तों, अनेक सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। इसका कारण क्या है दोस्तों? कि अनेक सौर सेलों को संयोजित करके,
ध्यान रखिएगा। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके दोस्तों अनेक अनेक 2 बार रिपीट कर दिया गया। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 पे। मापन मुख्य रूप से प्रक्रिया है दोस्तों। मापन किस चीज़ की प्रक्रिया है दोस्तों? तो मापन जो है दोस्तों एक प्रकार की तुलना करने की प्रक्रिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63 पे। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं बताइए? यदि किसी वस्तु द्वारा क्या कहते हैं तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो हम क्या कह सकते हैं बताइए दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि आप वस्तु को मान के चलिए कि आप 2 मिनट में दोस्तों क्या किए, 2 मिनट में दोस्तों मान के चलिए 4 किलोमीटर चले। फिर अगला 2 मिनट में क्या किए, फिर 4 किलोमीटर चले। फिर अगला 2 मिनट में 4 किलोमीटर चले। तो क्या करा दोस्तों, मतलब आप क्या एक समान गति से ही चल रहा है ना? तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, यही कहना चाह रहा है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो, मतलब जैसे जैसे समय रेशियो बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका दूरी भी तय करे, मतलब क्या है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि जड़त्व का गुण जो है दोस्तों, जड़त्व का गुण का मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यूटन का जो पहला लॉ है जड़त्व के गुण के बारे में ही बताता है। इसका कहना है, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर आप स्थिर हैं तो आप स्थिर ही रहिएगा, अगर आप चल रहे हैं तो चलते ही रहिएगा। कब तक? जब तक कि आप पे कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो दोस्तों, जब तक कि आप पे एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा होगा। यही दोस्तों जड़त्व का गुण है। तो इससे कौन सा आंसर सही होता है दोस्तों? तो ये क्या होता है, और ध्यान रखिएगा कि जड़त्व का गुण जो है हर वस्तु में होता है, ध्यान रखिए। तो ये हो जाता है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। न्यूटन का दूसरा नियम भी जान लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर को फोर्स कहा जाता है, बल कहा जाता है। ठीक है, dp अपॉन dt इक्वल्स टू क्या होता है, एफ होता है। इसको आप डेरिवेट कीजिएगा दोस्तों, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आप लोगों को। और तीसरा जो लॉ होता है एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तीसरा नियम है। तीनों नियम को देख लीजिएगा क्योंकि कोई भी नियम आप लोग में पूछ सकता है। बात है क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 कह रहा है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होती है दोस्तों? सभी पिंडों का क्या होता है? त्वरण समान होगा, मतलब एक्सेलरेशन समान होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा दोस्तों किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहता है दोस्तों। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, जैसे आप कपूर को रखिएगा तो कपूर क्या होगा दोस्तों, पिघल के पानी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधे उड़ जाएगा गंध के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो ये है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कपूर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 में। निम्नलिखित में कौन तत्व है दोस्तों? तो कौन सा तत्व है बताइए, कौन तत्व है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों आपका आर्सेनिक जो है दोस्तों तत्व है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप आ जाइए। पीतल जो है दोस्तों का तांबा और जिंक का मिश्रण है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, पिताजी। ठीक है, पिताजी मतलब पीतल जो है तांबा जिंक का मिश्रण है। कांसा जो हो गया वो आपको दोस्तों तांबा और टीन का मिश्रण है। काताटी करके नाम याद रख सकते हैं, ट्रिक। स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आर्सेनिक केवल जो है दोस्तों तत्व है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 68 पे। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं? तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है बताइए, समय दे रहा हूँ, बताइए। कैथोड किरण में दोस्तों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। तो जेम्स जे थॉमसन ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का आविष्कार जो दोस्तों जेम्स चैडविक ने किया था दोस्तों। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है किरण, न्यूट्रॉन जो होता है तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना निगेटिव चार्ज होता है ठीक उतना ही अमाउंट में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए आपको 1 रुपया आपके पास है पॉजिटिव में, अब मैं हूँ कि 1 रुपया किसी से कर्ज में लिया हूँ, तो दोनों मतलब हम दोनों जो हुए ना, जैसे मैं 1 रुपया कर्ज में लिया हूँ माइनस 1 रुपया तो इलेक्ट्रॉन हुआ, और कोई 1 रुपया प्लस में तो प्रोटॉन हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मतलब सेम है कर्जा लेकिन बस प्लस माइनस में। तो उसी तरह का इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है, प्रोटॉन प्लस में रहता है चार्ज में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69 पे। C1640 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए कितनी है दोस्तों, कितनी है दोस्तों बताइए। तो इसमें जो है दोस्तों मूलभूत कणों की संख्या जो है कितनी है? 20 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों C
मतलब 6C14। इसमें दोस्तों आप बताइए नीचे वाला क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या दोस्तों, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया आपका, प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। कह रहा है कि मूलभूत कण क्या होता है किसी भी परमाणु में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 6। अब आइए दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। तो द्रव्यमान की संख्या ऊपर में दिया गया 14 है और प्रोटॉन की संख्या 6 दिया गया है, तो इसको घटाइएगा तो 8 निकलेगा न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। और दोस्तों किसी परमाणु पे अगर कोई भी चार्ज नहीं हो तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई दोस्तों, तो 6 हो गई, ठीक। तो इस हिसाब से देखिए आपके पास 6 प्रोटॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, और 8 न्यूट्रॉन हो गया। तो अब सबको जोड़िएगा दोस्तों तो टोटल हो जाएगा 20। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ट्रिक स्टार मार्क मार लीजिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों दबा के शेयर कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए कौन सा लवण पाया जाता है दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यही कारण दोस्तों क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। आप दोस्तों जाइएगा ना, नमक का, आयोडीन का लाते हैं दोस्तों टाटा साल्ट, देखिएगा उस पर सोडियम क्लोराइड मतलब रहता है दबा के, NaCl जो होता है, ठीक है दोस्तों। वही इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं, ठीक है। NaCl को टेबल साल्ट बोलते हैं, खाने वाला साल्ट, मतलब एक तरह से मेज वाला साल्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 पर, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, बताइए दोस्तों। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्या है, क्योंकि सोडियम जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। इसके कारण अगर उसको क्या कहते हैं, केरोसिन तेल में डुबा के रखता है। अगर नहीं रखेंगे दोस्तों, जैसे वातावरण रखेंगे तो आग लग जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो किस पे पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है गोवध पर निषेध, ठीक है। गौवध पर निषेध जो है दोस्तों, मतलब गाय की हत्या पर प्रतिबंध जो है दोस्तों, गांधी जी के नीति निर्देशक तत्व का मतलब एक तरह से झलक दिखाई देता है। बात है क्वेश्चन नंबर 73 पे, राष्ट्रपति द्वारा क्वेश्चन नंबर 73 पे आता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए दोस्तों, बताइए कितने तक हो जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों 1 माह के भीतर जो है दोस्तों उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कितना, 1 माह के भीतर जो है दोस्तों हो जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 74 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 जो है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता, कौन नहीं होता दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री और भारत का राष्ट्रपति। तो कौन नहीं होता है बताइए। तो राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, किसी भी संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होते दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप सांसद विधायक नहीं भी है दोस्तों तब भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो एक चांस आप लोग का भी राष्ट्रपति बनने का है दोस्तों। हर आदमी इस देश में राष्ट्रपति का ख्वाब देख सकता है, बस अच्छा काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 जो है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई दोस्तों। तो बताइए किस स्तर पर। तो ये कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 350A में दोस्तों, अनुच्छेद 350A में ऐसा प्रावधान किया गया है कि दोस्तों प्राथमिक स्तर पे बच्चों को जो है शिक्षा जो है मातृभाषा में देना। जैसे कोई मगही है दोस्तों तो मगधी में देना है, मैथिली वाला आदमी है तो मैथिली में पढ़ाइए, अंगिका भागलपुर वाला एरिया हो गया दोस्तों तो उसको अंगिका में पढ़ाइए, कोई अवधि है अवध क्षेत्र का तो अवधि में पढ़ाइए, ये कहना चाह रहा है। बात है क्वेश्चन नंबर 76 पे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों संसदीय समिति। तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति कौन है, तो वह दोस्तों लोक लेखा समिति है। इसको दोस्तों अंग्रेजी में
पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है दोस्तों, बताइए। अरे बताइए भाई बताइए, कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा 15वें संविधान संशोधन के अनुसार। ये दोस्तों हमारे देश में ना एक अलग ही नियम चलता है जज वकील लोग का, उन लोग का अपना नियम अपना कानून है, जब मन में जो आता है वो लोग अपना रिटायरमेंट का एज बढ़ा लेता है। अब देखिए नॉर्मल लोग मास्टर लोग का उल्टे घटाने के कगार पे है सरकार। इस अग्निवीर को तो दोस्तों क्या कहते हैं, पेंशन तो छोड़िए 4 साल का नौकरी हो गया है। बात है क्वेश्चन नंबर 78 में, चुनावों के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाला आदर्श आचार संहिता है दोस्तों, क्या है दोस्तों बताइए? तो ये जो है दोस्तों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम के अनुसार जो है दोस्तों फॉलो करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब सेंट्रल के कंट्रोल में कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? तो लोक स्वास्थ्य जो है दोस्तों PHED डिपार्टमेंट जो है दोस्तों, ठीक है, PHED डिपार्टमेंट जो है वो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि संघ सूची के अंतर्गत लगभग 100 विषय आते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट जो है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है दोस्तों। इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों, GNP में से डिप्रिसिएशन घटाइएगा तो क्या आएगा दोस्तों? NNI या NNP आएगा। GNP में से मूल्य ह्रास घटाइएगा तो क्या आएगा दोस्तों? NNP आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन जो होगा 66 से 71, ठीक है दोस्तों, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में आया था, दूसरा 56 से 61, तीसरा जो है 61 से 66 आया था और चौथा नहीं आया था दोस्तों। इस बीच में रोलिंग प्लान लग गया था 66 से 69 के बीच में, ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई के सरकार में लाफिंग बुद्धा के नाम से उन्हें जाना जाता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना होने का अनुमान है दोस्तों? इसको 5 स्टार मार लीजिए क्योंकि ये बिहार के करेंट अफेयर से आ जाता है टॉपिक। तो है 2.98%, ठीक है दोस्तों। GSDP कितना है दोस्तों? तो 2.98% है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब राजकोषीय घाटा का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83 में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है? कितनी रही है दोस्तों? तो ये रही है दोस्तों 10.98% दोस्तों। इसका डाटा है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं काम करेगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84 पर, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बता देता हूँ दोस्तों किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। कभी भी गलती से चाइना नहीं मार के आइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों? तो भारत जो है दोस्तों 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों। ये कौन कौन से हैं? तो ये दोस्तों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्राद्वीपीय पठार और दोस्तों तट एवं द्वीप, ये जो है दोस्तों 4 प्राकृतिक प्रदेश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86 पे, माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87 में, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, बताइए दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। फेवरेट क्वेश्चन है आप लोग का, तो ये होगा बिहार। अपना बिहार को मत भूलिए दोस्तों। तो जनसंख्या में हम लोग तीसरे नंबर पे और क्षेत्र में 12वें नंबर पे है। कितना नाइंसाफी है दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88 में, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था दोस्तों? बताइए किस में हुआ था दोस्तों? तो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। 2021 में ही आया था दोस्तों, गुजरात के तट पे आया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89 पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना जो है दोस्तों मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों?
तो ये आयोजित किया गया दोस्तों भोपाल में। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग का भी सेट ये ट्यूटोरियल प्लस रंजीत सर का एक साथ ही मिला के करा दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है दोस्तों, तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है दोस्तों, तो वो है कोयला है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। तारे का रंग सूचक है दोस्तों, तारे का रंग सूचक क्या है दोस्तों, तो तारे का रंग जो है उसके टेम्परेचर जो है उसका सूचक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तारों का रंग जो है, जैसे आप एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक आध एग्जांपल, जैसे मान के चलिए 50,000 से लेकर 28,000 के, बता रहा हूँ के में दोस्तों, आप वीडियो देखते हुए होइएगा यूट्यूब पे तो के में रहता ना भी, तो वही कह रहा है कि 50,000 से लेके 28,000 के तक अगर टेम्परेचर हो तो उसका कलर नीला होगा, ठीक है। और 35 से लेके 2,000 के होगा तो वो क्या होगा, लाल होगा। तो इसी हिसाब से चेंज होते रहता है। बात है क्वेश्चन नंबर 93 पे। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है दोस्तों, दिन रात किस कारण होते हैं दोस्तों, तो भू परिभ्रमण के कारण होते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, भू परिभ्रमण के कारण होता है दोस्तों। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन दोस्तों भू परिभ्रमण कहलाता है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, दिन रात होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, वही वार्षिक में ऋतु में परिवर्तन होता है, ठंडी, जाड़ा, गर्मी होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 94 पे। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, किसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा, तो अफ्रीका में है। किसमें सबसे ज़्यादा देश है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका में कितना है, तो 54 है दोस्तों। कितना दोस्तों, अफ्रीका को दोस्तों ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काला लोग भी है दोस्तों, अभी भी गरीबी वगैरह बहुत पिछड़ा है दोस्तों अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 95। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, बताइए दोस्तों, तो भारत में किस राज्य में मानसून, तो दोस्तों सबसे पहले जो आगमन होता है केरला में होता है दोस्तों। लगभग 5 जून के करीब एंट्री ले लेता है, लगभग अक्टूबर तक रहता है, मतलब 5 महीना जो है दोस्तों मानसून के कारण बारिश होता है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में। हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है दोस्तों मेनली देखा जाए तो दोस्तों गेहूँ उत्पादन से संबंधित है। किससे, गेहूँ उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। थोड़ा हरित क्रांति के बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि हरित क्रांति का जो भारत में जनक है वो स्वामीनाथन साहब है, और विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब भारत में जो हरित क्रांति जो पीक पे आया था लगभग 66-67 के 1966-67 में दोस्तों पीक पे रहा था। इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है दोस्तों, तो है केरला का हवाई अड्डा जो है दोस्तों वहाँ सॉरी दोस्तों कोचिन का जो हवाई अड्डा है वो सबसे पहले जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित फुल्ली जो है दोस्तों सोलर लाइट से चलता है एकदम हर चीज़ दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोधन संस्थान नीरी अवस्थित है दोस्तों, कहाँ अवस्थित है, तो बताइए दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है दोस्तों नागपुर में दोस्तों, नागपुर में ही दोस्तों आरएसएस का मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। आरएसएस के प्रथम हेड कौन थे दोस्तों, तो वो थे हेड गवार साहब, अभी कौन है, मोहन भागवत साहब है। आरएसएस का मुख्यालय भी दोस्तों नागपुर में ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99 पे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, बताइए किसको दिया जाता है, तो इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो दोस्तों पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100 पे दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 जून को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मतलब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट मैं दोस्तों एक वीडियो में ला के बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में बने रहें। चैनल को जो प्यार बनाए रखें दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों देखते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मैं हर दिन 1, 2, 3 सेट लेकर आता रहूँगा, बिल्कुल घबराए नहीं, एग्जाम तक आपका हर चीज़ करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।